Welcome back to my YouTube channel and this is the lecture 14 of C प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि टोकन्स क्या होते हैं। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग का कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनता है, और अगर आपको प्रोग्रामिंग प्रॉपरली सीखनी है तो आपको ये समझना होगा कि प्रोग्राम के ये पीसेस क्या होते हैं। इन्हें ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं, वो टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, साथ ही हम आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि टोकन्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो टोकन सी प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। टोकन्स का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम का सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट। सिंपल लैंग्वेज में सब इतना ही समझना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे सी प्रोग्रामिंग की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंट एज इक्वल टू 20, तो इसके अंदर जो हमारा टोकन्स है वो जो हमारा डेटा टाइप हमने डिफाइन किया इंट, जो वेरिएबल हमने लिया एज नाम का, जो इक्वल टू ऑपरेटर हमने लगाया, जो वैल्यू हमने असाइन की और जो हमने लास्ट में सेमीकोलन लगाया, ये सब एक टोकन ही होते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड होते हैं। हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने इस चीज़ को समझा था कि हमारा कंपाइलर जो होता है वो चीज़ों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन्हें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरीके से हमारे पास में सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स होते हैं, और जो टोकन्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग के। अब टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन 6 टाइप्स के होते हैं। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। इस आज के लेक्चर में हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नाउ आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तो जो आइडेंटिफायर होते हैं वो सिर्फ एक नाम होता है जो हम हमारे वेरिएबल्स का नाम रखते हैं, जो हमारे फंक्शंस का नाम रखते हैं, जो हम हमारे एरेज का नाम रखते हैं, वही नाम जो हम रखते हैं उसे ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था इंट एज करके, तो जो मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया था इसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। साथ ही जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एरेज पढ़ेंगे, तब हम जब फंक्शंस का कोई नाम रखेंगे या हमारा एरे का कोई नाम रखेंगे उन्हें भी हम आइडेंटिफायर ही बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हमें सिर्फ ये समझने वाली बात होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स के नेम या फंक्शंस के नेम और एरेज के नेम होते हैं उन सबको हम आइडेंटिफायर ही बोलते हैं। नाउ जैसे हमारे पास वेरिएबल्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से आइडेंटिफायर्स लिखने के भी रूल्स होते हैं। उन रूल्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट रूल है कि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। हम जब किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं या फंक्शन का नाम लिखते हैं तो उसे हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके बीच में कोई स्पेस दे सकते हैं, और ना ही किसी कीवर्ड, जो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स होते हैं उनके नाम से भी हम हमारे आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते हैं। हम अगर रख सकते हैं तो सिर्फ लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ही स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारे पास में अंडरस्कोर, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर का नाम लिखने में। जैसे अगर मैं अगर मैं एज नाम रखूँगा तो ये सही है। अगर मुझे किसी के टोटल मार्क्स प्रिंट कराने हैं तो मैं टोटल फिर स्पेस और मार्क्स इस तरीके से मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं उसके बीच में अंडरस्कोर लगा के उसे एक पूरा सेंटेंस बना के टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, इस तरीके से मैं अपने वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ। इस तरीके से नहीं रख सकता हूँ कि पहले मैंने कोई नंबर लिख दिया उसके बाद में मैं कोई नाम लिख रहा हूँ, तो ये गलत होगा। तो ये होते हैं हमारे पास में आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर्स को लिखने के रूल्स। नाउ अब हम बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं कंपाइलर के, जिनके अपने कुछ मीनिंग होता है, जिनके ऑलरेडी कुछ मीनिंग होती है, और ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं कंपाइलर में। कंपाइलर इन्हें देख के समझ जाता है कि ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स है। फॉर एग्जांपल, जो हमने इंट डेटा टाइप यूज़ किया था, फ्लोट यूज़ किया था, हम प्रोग्रामिंग में रिटर्न का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ हम करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे, लूप्स का हम पढ़ेंगे, तब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप जो हम पढ़ेंगे, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स ही होते हैं। और कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं उनका जो नाम होता है उस नाम से हम हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते, वरना हमारा जो कंपाइलर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये वेरिएबल का नेम है या कीवर्ड है, और वो हमें एरर शो कर देता है। नाउ जो हमारी एनसीसी होती है उसके अंदर कुल
32 कीवर्ड्स होते हैं, जो कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, इस तरीके से टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें हमारा इंट भी आ जाता है, हमारा रिटर्न कीवर्ड आ जाता है, डबल जो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं, इफ एल्स का जब हम यूज़ करेंगे तो इफ और एल्स भी एक कीवर्ड ही होते हैं, कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो भी एक कीवर्ड होता है। ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स है और इन कीवर्ड्स का एक अपना स्पेशल मतलब होता है जो हमारे कंपाइलर को पता होता है, और इन कीवर्ड्स के नाम से हम हमारे वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। नाउ व्हाट इज़ कांस्टेंट? तो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जो हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेरिएबल देखा था, वेरिएबल में हमने क्या देखा था कि वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एज नाम का अगर कोई वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर मैंने एज स्टोर की थी, तो सपोज 2 साल के बाद में मुझे उस एज को अपडेट करना है, 2 साल के बाद एज मेरी चेंज हो जाएगी तो मुझे उसे अपडेट करना रहता है, तो उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, वहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बट जब हम कांस्टेंट बना देते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो कांस्टेंट होता है वो फिर चेंज नहीं हो सकता है, ये अनचेंजेबल होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं आपको एक कोडिंग एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज जो पाई की वैल्यू होती है हम उसे प्रिंट कराते हैं, हम एक फ्लोट डेटा टाइप में पाई लेते हैं 3.14, और अब अगर मैं आपको इसे प्रिंट करा के दिखाऊँ तो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ पाई इज फॉर्मेट स्पेसिफायर %f एंड पाई। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कंपाइल करके रन कराते हैं तो अभी हमारे पास में आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। इस वैल्यू को अभी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अभी इस वैल्यू को अपडेट कर दूँ, पाई इक्वल टू 3.14 की जगह सपोज मैं 15 कर देता हूँ, 15.2 कर देता हूँ, क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है, तो अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसे अभी कंपाइल करके रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 15.2 हमारे पास में आउटपुट आ गया। बट जैसे ही मैं इस चीज़ को कांस्टेंट बना देता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम अगर इसको हम कांस्टेंट बना देंगे तो हम अब इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज अभी अगर मैं आपको इसे कंपाइल करके रन करके दिखाऊं तो हमारे पास आउटपुट तो सेम आएगा कि द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14। बट अब अगर हम इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, सपोज मैं लिखता हूँ पाई इक्वल टू 15.2, तो अब अगर हम इस चीज़ को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारे पास में एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो हमने कांस्टेंट बना दी है, तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 चीज़ हमें याद रखनी है कि वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं तो कांस्टेंट बनाने के बाद में हम उस वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, कमेंट्स वो चीज़ होती है जो हम हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम उसके अंदर कमेंट डाल सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, किस ऑथर ने इस प्रोग्राम को लिखा है, या हमें और भी कोई डिटेल अगर डालनी होती है तो हम कमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। और जो कमेंट होता है वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, मतलब हमारे प्रोग्राम में कमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम हमारे प्रोग्राम में कमेंट डालते हैं तो सपोज़ कोई प्रोग्राम मैंने लिखा है, अगर बाद में कोई और प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को देखेगा तो वो कमेंट पढ़ के समझ सकता है कि ये किस ऑथर ने इस प्रोग्राम को लिखा है, किस प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को लिखा है, या ये प्रोग्राम किस बारे में लिखा गया है। ये चीज़ें हम कमेंट में डाल सकते हैं। अब हमारे पास कमेंट जो है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल बैकस्लैश का यूज़ करके लिखते हैं इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। और एक होता है हमारे पास में मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम बैकस्लैश लगाते हैं, देन स्टार का यूज़ करते हैं, देन अगेन हम स्टार का यूज़ करके बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, और इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। और अब अगर मैं इसे दूसरे लाइन में भी लिखूँगा, सपोज मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, मान लो हम इसको 4-5 बार भी अगर हम यूज़ करेंगे अलग अलग लाइन में, तो ये कमेंट के अंदर ही आएगा। इस तरीके से हमारे पास में 2 टाइप के कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, जो हम एक लाइन के अंदर अगर कमेंट लिखते हैं
तो इस तरीके से लिखते हैं सिंगल लाइन कमेंट के अंदर। और अगर मल्टीपल लाइन हमारे पास में कमेंट रहता है तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। नाउ आज के लेक्चर में हमने देखा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के, जो सबसे बेसिक होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? टोकन्स पढ़ लिया है, और टोकन्स के कुछ टाइप्स को पढ़ लिया है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। साथ ही हमने कमेंट्स कैसे लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में, इस चीज़ को भी आज देख लिया है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप को हम विथ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोल्व करके देखेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स को कैसे लिखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जितनी ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है प्रोग्राम्स के। जो भी प्रोग्राम्स मैं आपसे बनवाऊँगा आपको उनकी प्रैक्टिस करना है। अपने बेसिक्स को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि हम कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ें तो हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना आए उसको पढ़ने में। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड